नमस्कार, मैं हूं रमन बमगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी 27 जनवरी को करेंगे नामांकन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 25 जनवरी को नामांकन करेंगे। दोनों नेताओं को प्रहलाद जोशी ने सौंपा है चुनाव सिंबल। सीएम धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे, मदन कौशिक हरिद्वार शहर से चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे और 27 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मदन कौशिक हरिद्वार शहर से चुनाव लड़ेंगे और 27 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो उत्तराखंड चुनावों के लिए ये सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि खटीमा से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो 25 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं जो कौशिक है, मदन कौशिक, वो भी 25 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। खटीमा उनकी परंपरागत सीट है। पिछली बार भी वो खटीमा से चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी 27 जनवरी को नामांकन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 25 जनवरी को नामांकन करेंगे। तो दोनों नेताओं को प्रहलाद जोशी ने चुनाव सिंबल सौंपा है भारतीय जनता पार्टी का और ये लोग अपना नामांकन करेंगे। तो यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मदन कौशिक हरिद्वार शहर से चुनाव लड़ेंगे। और हमारे सहयोगी रोहित विक्रम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो रोहित, पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक के नामांकन दाखिल करने की तारीख तो तय हो गई है, लेकिन बची हुई सीटों पर कब प्रत्याशी घोषित होंगे उसकी तारीख अभी तय नहीं हो पा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वो हरिद्वार में नॉमिनेशन करेंगे और 26 जनवरी के बाद 27 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के लिए उधम सिंह नगर जिले में नामांकन करेंगे। और जहां तक आपने सवाल किया कि बची हुई 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब होगा, इसको लेकर मैराथन बैठक हाईकमान के समक्ष चल रही है और जल्द से जल्द पूरा प्रयास हो रहा है कि इन 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाए। बहुत सारे ऐसे सिटिंग एमएलए रहे हैं जिनके टिकट कटे और बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता है कि उनके टिकट कटने के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अब उनको किसी और विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की जो सुपुत्री है रितु खंडूरी, वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। उनको इस बार पार्टी ने यमकेश्वर से टिकट नहीं दिया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि डोईवाला जो कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की परंपरागत सीट रही है, हालांकि इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर चुनाव नहीं लड़ने की अपील की है। तो साफ तौर पर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो रितु खंडूरी को डोईवाला से मैदान में उतार सकती है। और इसके साथ ही हरक सिंह रावत को पार्टी ने 6 साल के लिए बर्खास्त किया है। तो कोटद्वार सीट खाली हो गई है जहां से हरक सिंह रावत ने पिछली बार चुनाव लड़ा था। कोटद्वार सीट को लेकर भी चिंतन मंथन हो रहा है। ऐसी तमाम ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी हाईकमान में डिस्कशन का दौर जारी है और संभवतः आज रात तक या फिर कल सुबह तक की तस्वीर साफ हो पाएगी कि किन किन नामों को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने चिन्हित किया है। बिल्कुल रोहित, और नामांकन की तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी, तो किस तरह की तैयारियां पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं? खटीमा में उन्हें नामांकन दाखिल करना है, हालांकि कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तमाम जो पाबंदियां लगी हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अमूमन इस समय नॉमिनेशन सेंटर पे जाकर अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। बीते रोज जो पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पार्टी का सिंबल दिया। अब ये सिंबल जो है नामांकन प्रक्रिया में जमा कराना होता है, दर्शाना होता है कि कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से चुनाव लड़ा है। हालांकि इस बार जो प्रत्याशी है उनके साथ 2 पर्यवेक्षकों को ही नॉमिनेशन सेंटर पर जाने की अनुमति है। अमूमन होता यह था कि गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग ढोल नगाड़ों के साथ जाते हुए नॉमिनेशन कर रहे, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में इस बार ये चाकाचौंध जो है देखने को नहीं मिल रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी 2 पर्यवेक्षकों के साथ भी नॉमिनेशन सेंटर पहुंचेंगे और अपना सादगी से नॉमिनेशन करवाएंगे। ठीक है। और हमारे सहयोगी संजय भी हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। तो संजय, मदन कौशिक कल अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। हमने देखा उनके समर्थकों में बेहद उत्साह था जब उनके टिकट मिलने की उन्हें घोषणा हुई थी। किस तरह से तैयारी की है मदन कौशिक ने भी नामांकन की? उस समय कहा था कि हम इसको लागू करेंगे। तो सामने दावेदार है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दावेदार सतपाल ब्रह्मचारी है। कहीं ना कहीं इसी को लेकर चुनाव की जो रणनीति है उसको लेकर लगातार ही जो मदन कौशिक है
वो लगातार ही जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे चुनावी तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ रही है। ऐसे में हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में लगातार ही प्रचार प्रसार जारी है। जिस तरह से अब प्रचार रोड शो नहीं है, रैलियां नहीं है, ऐसे में अब डिजिटल माध्यम से लगातार ही प्रचार किया जा रहा है। हरिद्वार की सीट पर लगातार ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर मदन कौशिक लगातार ही जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरह से 5 साल की उनकी योजनाएं रही हैं, जिस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कितना मदन कौशिक को समर्थन मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हरिद्वार से जो कई बार के विधायक है मदन कौशिक, और इस बार भी कहीं ना कहीं उनका जो सामना है वो कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी से होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कितनी उनको जीत मिलती है और किस तरह से जनता उन पर भरोसा करती है। जी रमन। बिल्कुल संजय, रोहित आप बने रहिए, तमाम खबरों की अपडेट के लिए आपके पास वापस आते रहेंगे। और उत्तराखंड विधानसभा के लिए बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट घोषित होने के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस चुनाव प्रचार पर ही दिख रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलईडी प्रचार वाहनों को रवाना किया। यह सभी प्रचार वाहन उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर केंद्र और राज्य की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करेंगे। तो इस वक्त कोविड प्रोटोकॉल की वजह से प्रचार का तरीका बदल गया है। तो ये एलईडी वाहन है जो कि भारतीय जनता पार्टी के देहरादून कार्यालय से रवाना किए गए। क्षेत्र में हमारा एलईडी वैन आज से प्रवास शुरू होगा। एलईडी वैन में हम पहली बार केंद्र और राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार चुन के आए, 5 वर्ष पूरा केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में जो कुछ भी काम हुआ है वो हम पक्का शोकेसिंग कर रहे हैं। और लोग भी ये समझ रहे हैं कि जो कुछ भी उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड रचना करने के लिए, टू क्रिएट दी उत्तराखंड, बीजेपी को आना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आना पड़ा। और नया उत्तराखंड रचना होने के बाद उसका विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा। और ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी जिसको सारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय में स्तर पे नंबर 1 नेता माना जाता है, और देश में भी अभी तक जबरदस्त उनका पॉपुलैरिटी है क्योंकि वो काम करके दिखाए हैं। ऐसे उत्तराखंड में देश के एवरेज से ज़्यादा उनका पॉपुलैरिटी है। उनके मार्गदर्शन में हमारे युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम किया है, लीडरशिप एस्टैब्लिश किया है। और इसके कारण मुझे लगता है उत्तराखंड रचना में, उत्तराखंड के विकास में हम प्रथम थे, और कैंडिडेट अनाउंस करने में हम प्रथम हैं, आज प्रचार करने में भी हम प्रथम हैं। इसलिए रिजल्ट आते ही हम प्रथम स्थान में, बहुत 60 पार का हमारा लक्ष्य है, वो पार करके हम आगे निकलेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक जो भी काम हुआ है केवल भाजपा के शासनकाल में हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल हो या नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल हो या वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जो काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए वो कभी नहीं हुआ। इसलिए आज हमने अपने रथों को रवाना किया है जो पूरे प्रदेश के अंदर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के द्वारा किए हुए कामों को जन जन तक पहुंचाएंगे। लोगों का आशीर्वाद मांगेंगे कि एक बार फिर से सरकार, ऐसी सरकार जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चल पाए और उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर ले जा पाए। सभी विधानसभाओं में जाएगी, 70 की 70। ये एलईडी वाहन हमारे 70 की 70 विधानसभाओं में जाएंगे। और पिछले 5 वर्षों में जो उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं वो कामों को भी जनता के सामने ले जाएंगे, आम जनता के सामने, सामान्य जनता के सामने। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही उत्तराखंड बना था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम हो रहा है। पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। जो भी काम आज, चाहे हम सड़कों की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें या रेल सेवा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, किया है, करती है, करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी, ये लोगों के बीच में जाकर बताएंगे।
चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 21 तारीख से नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी 11 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। हरीश रावत पर भी चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं है। सेकेंड लिस्ट जल्दी आ जाएगी और क्योंकि जो भी चर्चा होनी थी चर्चाएं हो चुकी हैं, अब जल्द से जल्द निकालें। किस स्थिति बनी है? ये बड़ा हास्यास्पद है। जो कह रहे थे कि हमको जो है नेतृत्व देना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, उनकी पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है कि पहली सूची में उनका नाम ही नहीं। और हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह जुड़े हुए हमारे साथ तमाम खबरों की अपडेट लिए हुए। और रोहित, इस वक्त पुष्कर सिंह धामी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर रमन, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर कहते हैं नजर आए कि हमने जो राजनीतिक रैलियां हैं, चाहे जनसभाएं हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे है। और कहीं ना कहीं उनकी बात सच भी है, क्योंकि जिस तरह से भी 2 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने शहीद सम्मान यात्रा निकाली, तमाम 1 दर्जन से अधिक जो केंद्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तराखंड पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा इस शहीद सम्मान यात्रा में शिरकत की जाती है। इसके समापन के दौरान जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचते हैं और इसके साथ ही विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होती है 18 दिसंबर से गढ़वाल मंडल के लिए। हरिद्वार से इसकी शुरुआत होती है, कुमाऊं के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसकी शुरुआत 19 दिसंबर से करते हैं। 25 दिन तक ये यात्रा चलती है। लाखों की संख्या में जनता की सहभागिता इसमें रहती है। सुझाव पेटिका लगाई जाती है। LED वाहन के रूप में ये विजय संकल्प यात्रा निकाली जाती है और वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाता है। और 78,000 से ज़्यादा जो है जनता के सुझाव भी इस विजय संकल्प यात्रा के दौरान मिले हैं, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो अपना चुनावी मैनिफेस्टो संकल्प पत्र तैयार करेगी। तो चुनावी कैंपेनिंग के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और अन्य दलों से बहुत आगे चल रही है। अभी 1-2 हफ्ते पहले से ही वर्चुअल जनसभा की भी शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है, जो वर्चुअल स्टूडियो एक भव्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूर्व CM हैं, तमाम लोग अपना जन संबोधन कर रहे हैं अलग अलग विधानसभा सीट के लिए। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की थी और विशाल जो जनसमूह है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित किया था। तो CM धामी और जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं वो कहीं ना कहीं उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी कैंपेनिंग और तमाम चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है। हालांकि आज से कांग्रेस जो है अपना चुनावी अभियान की शुरुआत देहरादून से करने वाली है। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो देहरादून पहुंच चुके हैं और चुनावी कैंपेनिंग की शुरुआत वो आज से करेंगे। और इसके बाद जो कांग्रेस भी डोर टू डोर जो जनसंपर्क है, वर्चुअल जनसंवाद है, इसकी शुरुआत कांग्रेस के द्वारा हो जाएगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी रोहित, आप बने रहिए, खबरों के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। रायपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने अपना नामांकन भरा। उमेश शर्मा काऊ का कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट से सीधा मुकाबला होगा। रायपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने नामांकन करने के बाद कहा कि 2017 में जनता से जो वादे किए थे वो सब पूरे किए। इस बार 2017 से ज्यादा मतों से मैं जीत दर्ज करूंगा। तो यहां उमेश शर्मा काऊ ने रायपुर सीट से देहरादून की अपना नामांकन दाखिल किया। उमेश शर्मा काऊ जो कांग्रेस में थे, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा और इस बार भी बहुत कयास लगाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इस बार नहीं छोड़ा और इस बार रायपुर से नामांकन दाखिल किया। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और संगठन का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान देके मुझे चुनाव में भेजा है। और अपने क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जब भी सर्वे हुआ उसमें उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी आप सबने देखा होगा कि कुछ मेरे नाम के साथ अलंकार लगाकर रायपुर सीट को डिक्लेयर किया। मैं रायपुर की जनता का जैसे
बहुत लंबे समय से सेवा कर रहा हूँ और रायपुर की क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि रायपुर के अंदर आने वाले समय में सड़क। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां की। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नामांकन केंद्रों पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। दरअसल कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो होंगे इस बारी। भीड़ भाड़ और लावा लश्कर के साथ प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने नहीं जा सकते। तो ये पूरी तैयारी इस वक्त प्रशासन ने की है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। और आप देख भी सकते हैं बैरिकेड लगे हैं और बैरिकेड पर बैनर भी लगाया गया है, कोविड-19 के नियमों का पालन करें। जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन करने आएगा कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। अभी तक जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं वो भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं लेके आ रहे हैं और अंदर जो लगभग 3 जगह हमारी चेकिंग चल रही है। यहाँ से मेन गेट से पहले चेकिंग पुलिस करके उनको अंदर भेजा जा रहा है, फिर अंदर जो गेट है वहाँ भी चेकिंग करके फिर उसके बाद प्रस्तावक के साथ कैंडिडेट अंदर जा रहे हैं और अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रानीपुर सीट से आप प्रत्याशी प्रशांत राय ने किया नामांकन। लक्सर सीट से बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद ने किया नामांकन। जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचकर सभी प्रत्याशी बारी बारी से नामांकन कर रहे हैं। नामांकन के लिए कड़े नियम, कानून और सुरक्षा के बीच 2 ही प्रस्तावकों को उम्मीदवार के साथ नामांकन करने जाने देने की अनुमति है। संजय, तो ये खबर आपको बता रहे हैं, बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद ने नामांकन किया। लक्सर सीट से मोहम्मद शहजाद ने नामांकन दाखिल किया। तो तमाम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी संजय और रोहित लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम खबरों की अपडेट होते रहे। संजय, हरिद्वार में नामांकन हुआ है, लक्सर सीट से भी नामांकन हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही प्रत्याशी नामांकन फाइल कर रहे हैं। उत्तराखंड की सभी जनपदों में लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार ही नामांकन करने का आज 4था दिन है। हालांकि बीच में 2 दिन का अवकाश रहा है, जिस कारण जो प्रत्याशी है वो नामांकन नहीं कर सके। लेकिन आज सुबह 11 बजे से ही लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी, वहाँ सभी तमाम दलों के नेता हैं जो लगातार नामांकन कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि प्रशासन द्वारा पहले से ही लगातार लोगों को जो नियम है वो पालन करने के लिए कहा गया है। कोविड के बीच में जो नामांकन है वो लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा लगातार इन लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है कि आप मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। ऐसे में लगातार प्रशासन द्वारा भी तमाम वीडियोग्राफी की जा रही है, क्योंकि लगातार वीडियोग्राफी करने से जो वहाँ की गतिविधियां हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रशासन की नजर है। और लगातार जो नामांकन करने वाले प्रत्याशी है वो लगातार हरिद्वार की जो कलेक्ट्रेट भवन है जहाँ पर नामांकन स्थल बनाया गया है वहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। जी और रोहित, दरअसल इस बार कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके प्रचार भी हो रहा है, नामांकन भी हो रहा है। उत्तराखंड में जो प्रचार है, डोर टू डोर कैंपेन, किस रंग में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल रमन, डोर टू डोर अभी प्रचार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में थे, जहां पर उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी हैं जिनके नाम फाइनल हो चुके हैं वो लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि जो चुनाव आयोग है उसने कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जो तमाम रैलियाँ हैं और जनसभाएँ हैं उनको 31 जनवरी तक प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन एक राहत जो है प्रत्याशियों को दी है कि जो डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए पहले चुनाव आयोग ने 5 लोगों को अधिकृत किया था, लेकिन अब उनकी जगह 10 लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं आराम, इस राहत के बाद कहीं ना कहीं उनको सुकून मिला है, क्योंकि 10 लोगों की टोली जाकर घर घर जाकर डोर टू डोर अभियान के तहत, प्रचार अभियान के तहत जनता से संपर्क कर रही है और एक बार फिर से उनको आशीर्वाद देने की अपील की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो कांग्रेस के भी कुछ एक प्रत्याशी जो हैं वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब डोर टू डोर प्रचार का चलन एक बार फिर से शुरू हो गया, क्योंकि अमूमन हम देखते थे कि कुछ वर्षों पहले डोर टू डोर जो प्रचार था ये बहुत प्रबल होता था और काफ़ी लाभकारी होता था प्रत्याशियों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं डोर टू डोर जो प्रचार है वो भारी जनसभा और रैलियों के चलते इसका प्रचलन खत्म हो गया था। लेकिन अब चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के बाद जो डोर टू डोर प्रचार है, वर्चुअल जनसभाएँ हैं, जनसंपर्क करना हो, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक बार
फिर से जो तमाम प्रत्याशियों के द्वारा अपनाई जा रही हैं। जी बिल्कुल रोहित, संजय, आप लोग जुड़े, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में कई उम्मीदवार करेंगे नामांकन। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, हरिद्वार में कई उम्मीदवार नामांकन करेंगे। तो नामांकन लगातार किए जा रहे हैं। नामांकन की तारीख है 28 तारीख तक। और उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। जैसे जैसे नामांकन की तारीख सामने आ रही है, वैसे वैसे प्रचार की गति भी बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ता नेता जनता के बीच जाकर अपने 5 साल के कामों को गिना रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही एलईडी रथ के जरिए जनता को वो योजनाएं बता रहे हैं जो कि केंद्र सरकार की हैं, वो योजनाएं जो कि राज्य सरकार की हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कमर कस ली है। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में भी भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां कर रही है। हालांकि अब प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा एलईडी रथ वाहन से सभी विधानसभाओं में घूमकर अपने 5 साल के कार्यकाल को दर्शाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद है। हम जानेंगे इनसे कि इस एलईडी रथ के माध्यम से किस तरह से प्रचार किया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह चौहान है, मंडल अध्यक्ष हूँ इस विधानसभा जवालापुर मंडल का। किस तरह से प्रचार किया जा रहा है एलईडी रथ के बाद? देखिए कितना अच्छा तरीका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी प्रदेश सरकार ने निकाला है। जैसे आप देख रहे हो कि कोरोना जैसी महामारी से लोग त्रस्त हैं, ऐसे समय में ऐसा प्रचार वाहन जो एलईडी के माध्यम से अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहा हो, जिससे कि हमारी कोविड नियमों का पालन करता हो, इससे हम अपनी जन कल्याण नीति जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी हमारी जन कल्याण नीतियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और इससे अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार सुरक्षित और अच्छे ढंग से किया जा रहा है। कितना समर्थन जनता का मिल रहा है? आप लगातार कर रहे हैं प्रचार। बहुत भारी समर्थन, पूरे क्षेत्र में बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। जगह जगह हमारा एलईडी रथ गाँव में बूथ पर छोटी छोटी बैठकों पर जाता है और 1-1 घंटा 2-2 घंटा अपनी एलईडी के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। लोगों को ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और ये पूरे उत्तराखंड में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की लहर है। इसी एलईडी ऐसे आधुनिक यंत्रों से हमें प्रचार प्रसार करने को मिल रहा है। ये माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी की देन है, जो आज इतने अच्छे ढंग से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे बीमारी से भी बचाव हो रहा है और लोगों को अपना प्रचार प्रसार भी सही ढंग से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो 60 पार का नारा है वो किस तरह से हासिल करना है। और मिशन उत्तराखंड में लगातार जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनावी तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और नेताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। हरिद्वार की विधानसभा सीट पर भी बीजेपी में बगावत के आसार नजर आ रहे हैं, जहां बीजेपी ने इस सीट पर तीसरी बार भी पार्टी के विधायक संजय गुप्ता को प्रत्याशी बनाया, लेकिन पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री श्यामिर सैनी खुद को दावेदार मान रहे थे, जिसके बाद पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज श्यामिर सैनी ने लक्ष्य क्षेत्र में पद यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। पार्टी के निर्देश पे यहाँ आए थे, पार्टी के निर्देश पे यहाँ आ रहे हैं। पार्टी का जो निर्देश है वही करेंगे और LIU रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, रायशुमारी में हमारा नाम नंबर 1 पे था। हमें ये बात पता लगी, चाहे आप भी पता कर लो, ये टिकट में यहाँ ये घोलमाल किया गया है और पार्टी के निर्देश पे आए हैं। पार्टी से अलग नहीं जाएंगे, पार्टी का सारा चुनाव लड़ेंगे। 51 दिन पहले मदन कौशिक जी को टिकट हुआ था 2009 में, 52वें दिन यतीन्द्रानंद को टिकट लिटवा दिया था। पार्टी जिसे टिकट देगी उसकी साथ पार्टी से चुनाव। विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने राजवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। टिकट की दावेदारी करने वाले तेलूराम प्रधान को टिकट न दिए जाने पर धनगर समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। तेलूराम प्रधान के समर्थक मनोज धनगर ने कहा कि रानीपुर विधानसभा में तेलूराम प्रधान की अच्छी पकड़ है और टिकट किसी और को दे दिया। कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर तेरी खैर नहीं, हरीश रावत जी से बैर नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर तेरी खैर नहीं। देखिए, निश्चित रूप से जो पार्टी की तरफ से कैंडिडेट का जो चयन हुआ है, निश्चित रूप से बहुत गलत निर्णय है पार्टी का।
पार्टी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस सीट का आधार क्या है। यहाँ पर जो पाल धनगर समाज है, भाई तेलुराम जी जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने का काम कर रहे थे, उनके अपनी खुद के बिरादरी की जो वोट है 25,000 वोट है निश्चित रूप से, जो कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके खड़ी होती हैं। चाहे वो रैली हो या जितने भी परिवर्तन यात्रा हो या राहुल गांधी जी की रैली हो या तमाम जितने भी काम करने का काम करते हैं, वो पाल धनगर समाज यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम करता है। यदि पार्टी को इस तरह का निर्णय लेना तो निश्चित रूप से पार्टी यहाँ पर हार का सामना करेगी। सेवानिवृत्त कर्नल विजय रावत मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप और बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर वह पार्टी में आए हैं। उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों से समाज में कार्य नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब राजनीति के माध्यम से देशवासियों और प्रदेशवासियों की सेवा के लिए वह तत्पर है। भारतीय सेना में मैंने 34 साल सेवा करी है और 2016 में जब रिटायर हुआ उसके बाद बहुत सोच समझ के 3 दिन पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, क्योंकि हमारा जो सोच विचार था एक ही था, वो है देश की सेवा करना। पहले मैंने सिक्योरिटी वाइज देश की सेवा करी फौज में रह के, अभी जो जैसे बीजेपी सेवा करती है उन्नति, प्रगति और सिक्योरिटी के लिए, तीनों के लिए, तो